गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 का यूनिट 10 पढ़ेंगे, जिसमें है हायर एजुकेशन सिस्टम। हमें क्या क्या पढ़ना, पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। बहुत छोटा सिलेबस है, ज्यादा नहीं है। सिलेबस ये है कि उच्च अधिगम संस्थाएं प्राचीन भारत में शिक्षा, एक तो ये पढ़ना है। अधिगम का मतलब होता है, पहले अधिगम शब्द इतनी बार आता है, हमें लगता है अधिगम अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो बस अब हम सीधे अगर अधिगम अधिगम आए तो हम ये मान लेंगे अधिगम मतलब सीखना। तो सीखने के लिए संस्थाएं, तो क्या सीखना है? शिक्षा को सीखना है, एजुकेशन को सीखना है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध के उद्भव। पहले प्राचीन भारत वाला हो गया, उसके बाद जब हमें आजादी मिली उसके बाद कैसे विकास हुआ वो देखेंगे। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम प्रोग्राम, अधिगम मतलब सीखने का जो प्रोग्राम बनाया गया वो 3 रहा, प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। उसके बारे में जानेंगे। व्यवसायिक तकनीकी कौशल पर आधारित शिक्षा, जो आजकल आईआईटी है, आईआईएम वगैरह है। मूल्य शिक्षा और पर्यावरणक शिक्षा, कि नैतिक शिक्षा और पर्यावरण आधारित शिक्षा को देखेंगे। नीतियां कब कब बनी, आजादी से पहले भी नीतियां बनी, आजादी के बाद भी नीतियां बनी, और अभी जो हाल फिलहाल में बना हुआ है नई शिक्षा नीति, वो भी देखेंगे। सुशासन एवं राजनीति और प्रशासन। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा जीवन की वह खास प्रक्रिया है जिससे जीवन को निरंतर नया रूप और नई दिशा प्राप्त होती है। व्यक्ति के आंतरिक क्षमताओं का विकास होता है। यह किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास का आधार होता है। यानी कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उच्च शिक्षा हमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों की समझ में सक्षम बनाती है। जिन्होंने हायर एजुकेशन लिया तो सामाजिक ढांचा को, आर्थिक ताना बाना को अच्छे से समझ लेता है। सांस्कृतिक ताना बाना क्या पहले था, क्या कैसे बदलाव आया और आज की क्या स्थिति है, नैतिकता क्या होनी चाहिए, क्या है, किस समाज में क्या नैतिकता का स्तर है, आध्यात्म किस दर्शन में क्या है। उच्च शिक्षा में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, यानी कि लेवल ही ऊपर हो जाता है। अब शिक्षा को लेकर के 2 प्रमुख परिभाषा अगर हम लोग देख लें, एक डॉक्टर राधा कृष्णन की परिभाषा और एक कांट की परिभाषा। 2 परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के मुताबिक शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता है। पहले परिवार करता था, या धार्मिक संस्था करती थी, या समाज की कोई संस्था होती थी, या कोई राजनीतिक संस्था होती थी। वही काम जो है अब शिक्षण संस्थानों द्वारा सरकार नियंत्रित तरीके से करती है। कांट के मुताबिक है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर उसकी क्षमता है, उसी व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करना ही शिक्षा है, ये कांट ने कहा है। यूनाइटेड नेशन बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो उसमें अलग अलग विभाग बने हुए हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। तो उसमें यूनेस्को है। यूनेस्को का कहना है कि अधिगम के 4 मुख्य आधार हैं। यानी कि अधिगम सीखना, यानी शिक्षा जो हमें दी जा रही है, पूरे विश्व में जो शिक्षा दी जा रही है मानव को, तो यूनेस्को के मुताबिक कहते हैं 4 उसके आधार हैं। क्या आधार हैं? जानकारी के लिए सीखना, हमें किसी चीज की जानकारी हो, कुछ बनने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है। अब हम लोग आते हैं शिक्षा के प्रकार। जानते हैं कि शिक्षा के सामान्यतः 2 प्रकार हैं। सामान्यतः कहें, एक होती है औपचारिक शिक्षा, एक है अनौपचारिक शिक्षा। तो पहले अनौपचारिक शिक्षा को देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब हुआ कि ऐसी शिक्षा जिसके लिए स्कूल कॉलेज में जाने की, किसी संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही जीवन पर्यंत शिक्षा चलती रहती है। कोई योजना उसकी नहीं बनाई जाती है। वो जब तक हम जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ परिवार से,
समाज से सीखते रहते हैं। तो सबसे शुरुआत तो घर से ही होती है, घर में सीखे, अपने से बड़ों से सीखे, सामाजिक परिवेश में सीखते हैं, अलग अलग जगहों पर जब काम करने जाते हैं वहां सीखते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है, जिसका कोई सिलेबस भी नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षण संस्थान निश्चित होते हैं, आपकी उम्र से संबंधित लाइन होता है, गाइडलाइन होती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपचारिक शिक्षा के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा औपचारिक शिक्षा हर एक नागरिक का, दुनिया में जितने लोग हैं उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने इसे मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भारत के संविधान में भी इसकी चर्चा है, जाहिर सी बात है। भारत के संविधान में जो सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व किनके पास है? केंद्र और राज्य सरकार के पास है। और इसकी चर्चा संविधान में कहां पर है? संविधान के भाग 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व चर्चा है, अनुच्छेद 45 में शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। अब नई शिक्षा नीति के मुताबिक औपचारिक शिक्षा का प्रारूप जो है अब बदल गया है। पहले जो औपचारिक शिक्षा का प्रारूप था, जिसको हम कहते थे कि 10+2 वाला फॉर्मेट कह देते थे, अब वो फॉर्मेट बदल गया हुआ है नई शिक्षा नीति में। तो पुराना वाला तुम्हें पता ही है। नई शिक्षा पद्धति जो हमारी आई हुई है उसमें जो फॉर्मेट है वो अब आई हुई फॉर्मेट है 5+3+3+4। यही है, ये लागू धीरे धीरे हो रहा है। इसी फॉर्मेट पर सिलेबस भी तैयार है और इसी फॉर्मेट पर आगे की पढ़ाई हमारी चल रही है। और पूरी तरह से अभी ये लागू नहीं हुआ है, स्टेज बाय स्टेज इसको लागू किया जा रहा है। 2030 तक इसको पूरी तरह से लागू करना है। पहले 5, फिर 3, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद फिर कॉलेज की शिक्षा है वो भी देख लेते हैं। तो पहला का नाम दिया गया है फाउंडेशन। पहले नाम था इसका प्राथमिक, अब इसका नाम दिया गया है फाउंडेशन। फाउंडेशन में जो 5 साल है, 5 साल की शिक्षा पद्धति है, उसमें 3 साल प्लस 2 साल जोड़ दिया गया है। हालांकि ये फाउंडेशन अभी भी चल रहा था, लेकिन ये प्राइवेट तौर पर चल रहा था, ये सरकारी तौर पर नहीं चल रहा था। जैसे कि अभी भी हम लोग 3 साल के बच्चे को नर्सरी स्कूल में भेज देते थे, इस शिक्षा पद्धति से पहले भी, लागू होने से पहले भी। लेकिन अब इसको सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में शामिल कर दिया। क्या शामिल किया है कि अब सबके लिए अनिवार्य हो गया है कि बच्चा 3 साल का हो गया, आप आंगनवाड़ी में उसको भेजिए। जहां गांव है तो आंगनवाड़ी की व्यवस्था होगी, उसके बाद प्री स्कूल की भी व्यवस्था होगी या बाल बाटिका, ये 3 नाम दिया जाएगा। कौन सा? आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका। तो वो जब बच्चा 3 साल का होगा तो वहां जाएगा और वहां खेल खेल में सीखेगा, वहां पढ़ेगा कुछ नहीं, वहां जाएगा खेलेगा, खिलौना से खेलेगा, तो वो एक परिवेश में रह करके सीखेगा। उसी में 3 साल तक तो वहां रहेगा बच्चा। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 ये प्राइमरी क्लास होगा, यानी कि 3 साल में आया और उसके बाद 3 साल वहां रहा और फिर 3 साल तो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में रहा, फिर वो क्लास 1 में आया, क्लास 1 और 2 में रहा, तो ये भी फाउंडेशन में ही माना जाएगा, पहली और दूसरी क्लास तक में। अब वो फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, अब वो हो गया 8 साल का। 8 साल में वो प्रिपरेटरी लेवल में प्रवेश कर गया। वहां से क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ेगा। 8 से 11 साल का, यहाँ पढ़ते पढ़ते वो 11 साल का हो जाएगा। इस लेवल का नाम क्या है? प्रिपरेटरी लेवल, और ये 3 साल का होगा। प्रिपरेटरी लेवल के बाद मिडिल लेवल में आएगा। मिडिल लेवल में कौन सी क्लास आएगी? 6th, 7th और 8th, यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में बच्चा आएगा मिडिल लेवल में। इस समय उसकी उम्र 11 से 14 साल के बीच में। 11 साल में आया, 14 साल में वो 8वीं कक्षा पास कर गया। फिर 14 साल में जैसे ही पास करके 8वीं से फिर 9वीं में गया, तो 14 के बाद उधर शुरू हो गया हमारा 18 साल तक, 14 से लेकर के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इसका नाम दिया गया सेकेंडरी।
सेकेंडरी को 4 साल का किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और भी कई बदलाव आए हैं, वो हम लोग जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको देखेंगे डिटेल में तो और देखेंगे। अब यहाँ 12th बच्चा पास कर गया, उसके बाद अब वो कॉलेज जाएगा, तो कॉलेज लेवल पर भी बहुत बदलाव किए गए हैं। वहां पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी दी गई है, जो कि बेहद खास है। साथ ही सब्जेक्ट को भी बदल दिया गया। पहले था कि आर्ट्स में है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है, अब कोई भी स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट की रुचि हो, आर्ट्स में साइंस को घुसाना हो, साइंस में कॉमर्स को घुसाना हो, अपनी रुचि के हिसाब से वो सब्जेक्ट चुन सकते हैं। बहरहाल जब हम कॉलेज में जाते हैं तो स्नातक की डिग्री हमारी होती है, वो पहले 3 साल की होती थी, अब वो 4 साल की होगी। तो ये 4 साल की होगी, उसमें पहले था कि अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन की, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी है कि आपको डिग्री मिलेगी। आपने 1 साल भी किया तो भी मिलेगी, 2 साल भी किया तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलना है, 3 साल में भी सर्टिफिकेट मिलेगा, चौथे साल में भी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा सर्टिफिकेट का। कैसे बदल जाएगा? ताकि स्नातक की डिग्री 4 साल में, जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप गए पढ़ने, 1 साल आपने पढ़ा, आपकी कोई ऐसी समस्या आ गई, आपने 1 साल एग्जाम पास कर लिया, 1 साल आपने कंप्लीट किया, यानी कि 1 साल बीच में छोड़, 1 साल आपने कंप्लीट किया, किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई, तो आप वहां से कॉलेज से निकल गए, बाहर हो गए, तो आपकी वो 1 साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं गई। आपको सर्टिफिकेट नाम से दिया जाएगा, जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उस पर सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। दूसरे साल में, यानी कि सपोज कीजिए कि हमने 2 साल पढ़ाई कर ली, हम कॉलेज में गए, पहला साल हो गया, दूसरा साल भी हमारा हो गया। दूसरा साल जब हमारा हो जाएगा और हमने किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी, तो अब हमें प्रमाण पत्र मिलेगा, उस पर डिप्लोमा लिखा होगा। अभी भी सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं। अब वहां भी आप गए हिस्ट्री में करने के लिए ग्रेजुएशन स्नातक, आपने 2 साल में छोड़ दिया, डिप्लोमा इन हिस्ट्री आपको मिल गया प्रमाण पत्र, कितना अच्छा हो गया। तीसरे साल में आप गए, 2 साल कंप्लीट कर लिया, तीसरा साल भी कंप्लीट कर लिया, तो बैचलर डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी। चौथा साल भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो प्रमाण पत्र मिलेगा उस पर लिखा होगा बैचलर डिग्री विद रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब है हमारा स्नातक हमने कर लिया, स्नातक के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट करने जाते हैं, यानी मास्टर डिग्री लेते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट में क्या यहाँ पर चेंज किया गया है? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा, बीच में कोई चाहे कि पहला साल हमने किया, लंबा गैप हो गया, हम फिर से जो है उसी कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, दोबारा से आप कर सकते हैं। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है, नई शिक्षा नीति के मुताबिक जो अभी है, 4 साल की बैचलर डिग्री जिन्होंने पूरा कर लिया हुआ है, उनको सिर्फ 1 साल में मास्टर डिग्री का पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप मास्टर हो गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सिर्फ 1 साल में। यानी ये मिनिमम है, अगर पास हो गए तब की बात हो रही है। अगर आपने तीसरे साल में पढ़ाई छोड़ दी थी, तब आपको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, यानी कि साल उतने ही लगेंगे आपको, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, आपके लिए है कि सुविधा अनुसार जब चाहे तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी, सेशन आपका खराब नहीं होगा। पहले बीच में सेशन छूट गया किसी कारणवश और उसके बाद दोबारा एडमिशन लेने गए, कहा नहीं आपका एडमिशन खारिज हो गया है, दोबारा से शुरुआत से पढ़ाई कीजिए कॉलेज में। अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भारत में प्राचीन शिक्षा, एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड में क्या था, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। भारत में प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी, गुरु शिष्य परंपरा चल रही, और वो गुरु शिष्य परंपरा आज भी जिंदा है। कई जगहों पर गुरुकुल हमारे आज भी हैं, थोड़े से मॉडर्न अंदाज में है, लेकिन गुरुकुल प्रणाली आज भी जिंदा है। और पुरानी जो प्रणाली थी उसको देख लेते हैं। पुराने समय में शिक्षा आवासीय अवधारणा पर आधारित थी, यानी कि शिष्य को गुरु के पास जाकर के ही रहना पड़ता था, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि हॉस्टल वाली व्यवस्था थी। छात्रों को धर्म और दर्शन का ज्ञान दिया जाता था।
नैतिक और व्यवहारिक दोनों शिक्षा पर उस समय ज्यादा, उसमें भी व्यवहारिक से ज्यादा नैतिकता पर जोर दी जाती थी, फिर उसको व्यवहारिकता से जोड़ दिया जाता था। पढ़ाया क्या जाता था, तो वेद, चारों वेद का ज्ञान होता था, बेसिक जो परिचय होता था चारों वेद का दिया जाता था। 6 वेदांग की चर्चा होती थी, वेद के जो 6 अंग हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। 4 उपवेद पढ़ाए जाते थे। 4 ब्राह्मण, जो चारों वेदों के 4 ब्राह्मण हैं, उसकी शिक्षा दी जाती थी। 108 उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी। दर्शन पढ़ाए जाते थे। भगवत गीता पढ़ाया जाता था। उसमें महाभारत और रामायण भी सम्मिलित था। अब जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता हो, ऐसा नहीं था। इसे ही नाम दिया जाता था वैदिक शिक्षा प्रणाली। इसे ही हम लोग जानते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या है, तो उसमें इन सारी चीजों का ज्ञान होता था। शुरुआत कैसे होती थी, तो पहले बच्चा जैसे 5 साल का हुआ, तो 5 साल के बाद उसको गुरु के पास भेजा जाता था। तो उससे पहले नियम ये होता था, या तो वो जनेऊ संस्कार, उसको उपनयन संस्कार कहते हैं, करवा करके उसके बाद गुरु के पास जाए, नहीं तो गुरु के पास जाने के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार करते थे और उसके बाद उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो सामान्यतः नियम था, वो 5 साल का हो गया, उपनयन संस्कार आप कर दीजिए और गुरुकुल में भेज दीजिए। गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो कैसे चलती थी, तो गुरु दक्षिणा से चलती थी व्यवस्था वो, या फिर राजा महाराजा ऋषियों को या गुरुकुल को दान देते थे, उससे चलती थी। ऐसा नहीं था कि पहले ये उनको कुछ नहीं दिया, दान में कई बार सोना चांदी दिया जाता था, कई बार अनाज दिया जाता था, कई बार गाय दी जाती थी। तो जिनको जो जिनकी क्षमता होती थी उस तरह से दान दिया जाता था और गुरुकुल की व्यवस्था चलती थी। क्योंकि लगता था ना बड़े बड़े लोगों को कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां गुरुकुल में उनको कोई दिक्कत ना हो, तो वहां पर चीजें व्यवस्था कराई जाती थी। परीक्षा और उपाधियां कैसे दी जाती थी, तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में कोई परीक्षा लिखित तो नहीं होती थी, मौखिक परीक्षा होती थी। गुरु मौखिक रूप से प्रश्न पूछते थे जो उनको पढ़ाया जाता था छात्रों को, और उसका जो उत्तर आता था छात्रों से, उसी आधार पर गुरु ये निर्णय लेते थे कि अमुक छात्र ने अब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसकी शिक्षा यहाँ तक पूरी हो गई, अब इसको आगे की शिक्षा देनी है, फिर आगे की देनी है। तो प्रमाण पत्र उसकी शिक्षा का आधार नहीं होता था, ज्ञान की योग्यता है, योग्यता ही जो है उसका प्रमाण पत्र होता था, लेकिन गुरु कह देंगे उसके बाद। फिर भी एक नियम का जिक्र आता है कि 12 वर्ष की जनरली शिक्षा ली जाती थी और एक वेद माना जाता था। 12 वर्ष की शिक्षा जब ले ली तो एक वेद को आप उस समय तक पढ़ लेते थे। लेकिन अगर आप ज्यादा जिज्ञासु हैं, आपको है कि एक वेद नहीं, हम दूसरा वेद भी पढ़े, तीसरा भी पढ़े, वैसे तो 12 साल में एक वेद पूरा पढ़ा जाता था, लेकिन उसमें बाकी वेदों का सामान्य परिचय उनको पढ़ाया जाता था। उसी से किसी की जिज्ञासा हुई कि नहीं हम दूसरा वेद पढ़ना, तीसरा, हम चारों चतुर्वेद का हमें जो है ज्ञान होना चाहिए, तब उसके लिए व्यवस्था बनी हुई थी। 12-12 साल एक एक वेद पर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखिए पहला जैसे 12 साल हुआ तो एक वेद का आप पूरा ज्ञान ले सकते हैं, तो आपको कहा जाता था स्नातक। जो 12 साल में एक वेद को पूरा पढ़ के ज्ञान लेकर आ गया, कहा जाता था वो स्नातक हो गया। अगर दूसरा 2 वेद का अध्ययन करना है तो 12 साल आपको और लगाना पड़ेगा, यानी 24 साल की आपकी पढ़ाई हुई, तब 2 वेद आपने पूरा ज्ञान हासिल कर लिया। 2 वेद का आपका नाम दिया जाता था वसु, कहा जाता था ये वसु है। तो जैसे ही वसु शब्द आया तो सब लोग मान लेते थे कि 2 वेद पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है गुरु के पास। फिर था कि अगर तीसरा वेद भी पढ़ना हो, 3 वेदों का ज्ञान हमें लेना है, त्रिवेदी बनना है, द्विवेदी, कहते हैं ना द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो 3 वेद का ज्ञान के लिए 12 साल और उसमें ऐड कर दीजिए तो 36 साल की हो गई आपकी पढ़ाई। तब आपको दिया जाता था उपाधि, रुद्र की उपाधि दी जाती थी। गुरु कहते थे ये रुद्र हो गए हैं, 3 वेद कर लिया। चारों वेद अगर पढ़ लिया आपने तो 12 साल और ऐड कर दिया, 48 साल का अध्ययन आपका हो जाता था। तब आपको उपाधि दी जाती थी आदित्य की। अब आप आदित्य हो गए हैं, तो कितना दिव्य था उस समय का, इतना आसान नहीं था इतनी जल्दी सब आप पूरा कर लेंगे। और जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, यानी कि इसमें भी एक चीज है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे दे दे जो 4 शब्द हमारे आए हुए हैं यहाँ पर,
स्नातक वसु, रुद्र और आदित्य। तो स्नातक ब्रह्मचारी शब्द दिया जा सकता है, वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी। तो घबराएंगे नहीं, जब तक शिक्षा हो रही है तब तक ब्रह्मचारी ही रहते थे छात्र यानी शिष्य। एक समावर्तन समारोह होता था। समावर्तन समारोह बहुत सुंदर होता था। वो तब होता था जैसे कहते हैं ना, कॉलेज छोड़ करके आप जा रहे हैं अब, तो उस समय आपको आजकल दीक्षांत समारोह होता है, तो उसी दीक्षांत समारोह को समझ लें, उस समय समावर्तन समारोह कहा जाता था। यानी कि वैदिक काल में जो है ये गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर ये समावर्तन समारोह होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश आपका होगा, अब जाइए, आपको घर लौटना है। तो इस दिन होता क्या था, नहा धो करके एकदम तैयार हो गए पूजा पाठ के लिए, आपके ब्रह्मचारी वाले वस्त्र जो अब तक आप पहनते थे गुरु के यहाँ, वो वस्त्र आपका उतारा जाएगा, आपको गृहस्थ वाला वस्त्र पहनाया जाएगा। आपके जैसे पारिवारिक जो है परंपराएं रही, उसके हिसाब से आप वस्त्र पहन लेंगे। फिर गुरु जो है आपको यज्ञ की वेदी के पास बिठाएंगे। उस बैच में जितने छात्र रहे हैं सब लोगों को वेद मंत्रों के साथ देवताओं की आराधना होगी विधि पूर्वक। फिर उसके बाद जब आराधना हो जाएगी सभी देवताओं की, फिर दीक्षांत भाषण होता था, यानी कि समावर्तन भाषण। किनका होता था समावर्तन भाषण? गुरु का होता था। और वो गुरु जो है गृहस्थ जीवन के कर्तव्य को समझाते थे, समाज राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का उपदेश देते थे। हम लोगों ने उपनिषद में पढ़ा हुआ है ना, तैत्तिरीय उपनिषद में, कि जब तुम्हें कोई परेशानी हो तो क्या करना है, कैसे उस परेशानी से निकलना, पूरा उसमें ज्ञान दिया गया है कि कैसे शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु जो है शिष्य को उपदेश दे करके फिर घर भेजते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो नियम बताया गया है, तो ज्यादातर जगहों पर इसी नियम का पालन होता था। फिर गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता था। गुरु दक्षिणा के पश्चात जो है शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, वो आ जाता था वहां से। अब कहा गया कि एक और चीजें इसमें आती हैं। हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि क्या क्या पढ़ाया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अव्यवस्थित तरीके से पढ़ाई होती थी। हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो बहुत व्यवस्थित व्यवस्था थी। विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वैदिक शिक्षा पद्धति में उसकी प्रकृति को अगर देखें पढ़ाई की, तो दो रूपों में वो विभाजित होता है। अपरा पाठ्यक्रम था, दूसरा परा पाठ्यक्रम। अपरा पाठ्यक्रम में क्या आता है, इसमें भाषा का, व्याकरण का, अंक शास्त्र का, कृषि, पशुपालन, संगीत, नृत्य, इससे संबंधित चीजें, कौशल में जो है बढ़ई का काम हो, चाहे और जितने भी कुशलता वाले काम है, टेक्निकल काम है, सब। अर्थशास्त्र का ज्ञान पढ़ाया जाता था, राजनीति शास्त्र भी पढ़ाई जाएगी, भूगर्भ शास्त्र, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, लड़ाई वाला व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था आदि सम्मिलित थी। यानी कि आपकी व्यवस्था पारिवारिक कैसी रही है, आपको परिवार आगे कैसे चलाना है, गुरु उस हिसाब से अपरा पाठ्यक्रम में से उनको शिक्षा उस पर ज्यादा जोर देते थे, उस चीज पर। परा पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य का ज्यादा ज्ञान दिया जाता था, वेद, वेदांग और उपनिषद का ज्यादा ज्ञान दिया जाता था, धर्मशास्त्र के बारे में, नीति शास्त्र, ईश्वर भक्ति बताई जाती थी, संध्या वंदना कैसे होगा, यज्ञ आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण। यानी इसको देख करके ही लगता है कि ब्राह्मण जो होंगे या जो ऋषि मुनियों के पुत्र होंगे, जिनको कि इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, वेद वेदांगों की परंपरा को, उनको इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उनको इस शिक्षा में शामिल किया जाता होगा। और बाकी शिक्षा हर शिष्य की वृत्ति, उनकी पारिवारिक वृत्ति को देख करके दिया जाता होगा। तो इस तरह से अपरा और परा पाठ्यक्रम पहले हुआ करता था। शिक्षण विधियां क्या थी, जो आजकल हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियां कि किस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे ये भी एक शिक्षण विधि, ऑनलाइन शिक्षण विधि है ये। और ऑनलाइन में भी हम इसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, व्याख्यान भी दे रहे हैं और आपके सामने प्रेजेंट भी हो रहा था। एक अलग तरीके की शिक्षण विधि है, ये एक शिक्षण विधि है। तो प्राचीन काल में कौन सी शिक्षण विधियां होती थी, तो वहां कहते हैं अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि होती थी, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि होती थी, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि होती थी, कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि चलता था, श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि, तर्क विधि और कहानी विधि।
इन विधियों के द्वारा गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, उनकी पढ़ाई पूरी होती थी। तो अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि जो पहला बताया गया है प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में, वो क्या था? कहते हैं सीखने की स्वाभाविक विधि है। प्राचीन काल में क्या होता था कि गुरु बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं और शिष्य पीछे पीछे उसे उच्चारण को दोहरा रहे हैं। इसमें कंठस्थ है तो कंठस्थ करना होता था। बार बार गुरु वेद का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण, श्लोक का उच्चारण करेंगे और शिष्य उसको पीछे पीछे दोहराते थे और शिष्य बार बार उन चीजों का उच्चारण करते थे। फिर धीरे धीरे वो मंत्र या श्लोक उनको कंठस्थ हो जाता था। दूसरी विधि व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। जैसे वेद का कोई मंत्र है, कोई नियम है, उसको कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसका अर्थ समझाते थे। पहले तो कंठस्थ करा दिया, अब अर्थ समझाएंगे तो अर्थ समझाने के लिए व्याख्या देते थे, ताकि उसका पूरा भावार्थ उसका समझ में आ जाए, सिर्फ शब्दार्थ तक सीमित ना रहे। स्पष्टीकरण भी दिया जाता था, कई उपमा और रूपक का इस्तेमाल किया जाता था। रूपक मतलब कि कोई कहानी अच्छा सा बना दिया गया, उसको रूपक कहते हैं। दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता था कि कोई पुरानी कोई घटना हुई, उसको वहां पर ला करके रख दिया जाता था, यानी कि गुरु बताते थे। तीसरा है हमारा प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। तो हम लोग जानते हैं प्रश्न उपनिषद में है ना, प्रश्नोत्तर वाला ही, कि गुरु से जो है शिष्य अपनी जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं। तब गुरु कहते हैं कि पहले 1 साल तक रुको प्रश्नोपनिषद में, फिर एक एक करके सवाल पूछना, फिर तुम्हारी शंका का समाधान होगा। वाद विवाद भी होता था। गुरु इस बात की भी इजाजत देते थे अपने शिष्यों को कि एक कोई टॉपिक है, या तो आपस में ही शिष्यों में वाद विवाद करवाते थे, या गुरु खुद से भी वाद विवाद अच्छे शिष्यों के साथ करते थे, ताकि उसका आंतरिक विकास हो। उसके बाद शास्त्रार्थ का भी चलन रहा है। हम लोग जानते हैं शास्त्रार्थ, काशी में बहुत शास्त्रार्थ होते थे। जितने जो है पहले हरिद्वार वगैरह में कुंभ मेला लगा, उसमें बड़े बड़े विद्वान जुटते थे, वहां शास्त्रार्थ होता था। उसके बाद एक विधि है कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि। वैदिक परंपरा के मुताबिक कहते हैं वैदिक काल में जैसे कृषि, पशुपालन या सैनिक शिक्षा की बात आई, या कोई आयुर्विज्ञान सीख रहा है, आयुर्वेद सीख रहा है, उसके जो छात्र होते थे, जो शिष्य होते थे, पहले तो गुरु ने जो है उनको व्याख्यान दे दिया, फिर उसका प्रदर्शन किया, फिर उनसे अभ्यास कराया जाता था। पहले गुरु बताते थे, गुरु करके दिखाते थे, फिर शिष्य उसका बारंबार अनुसरण करके उसका अभ्यास करते थे। ये कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि में आता था। जैसे अर्जुन को महाभारत में हम लोगों ने देखा हुआ, गुरु द्रोणाचार्य ऊपर एक पक्षी को बता करके कहते हैं बताओ वहां किसको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा हमें आंखें दिख रही है। बहुत सारे लोग ने अलग अलग जवाब दिया था। श्रवण मनन निधिध्यासन की विधि, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका जिक्र है। गुरु के व्याख्यान को सुनना, फिर उस पर मनन करना और उसे जीवन में उतारना, श्रवण मनन निधिध्यासन विधि हो गया। तर्क विधि का भी इस्तेमाल किया जाता था कि कोई गूढ़ विषय है, उसके शिक्षण के हेतु उसका हो रहा है, तो उसमें 5 पद माना जाता था कि तर्क के द्वारा इन 5 पदों को गुरु शिष्य को समझाते थे। जैसे कि प्रतिज्ञा है, उदाहरण है, हेतु, निगमन और अनुप्रयोग, ये 5 पद थे। इसके द्वारा तर्क दे करके उस गूढ़ विषय को समझाया जाता था। कहानी विधि, उत्तर वैदिक काल में एक आचार्य हुए विष्णु शर्मा, बहुत मशहूर नाम है विष्णु शर्मा। ये कैसे पढ़ाते थे? कहानियों की रचना करके अपने ज्ञान को, यानी नीति शास्त्र को राजकुमारों को पढ़ाते थे विष्णु शर्मा जी। और इनकी 2 किताब जो बहुत मशहूर है, अगर एग्जाम में आ जाता है, पंचतंत्र के कौन है रचयिता? पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के सिद्धांत। हाँ, ये आता है ना पंचतंत्र से। और ये भी आता है हितोपदेश। तो हितोपदेश किनके द्वारा, अगर हितोपदेश से कौन जुड़े हुए हैं, 4-5 नाम दे दिया गया, तो विष्णु शर्मा हितोपदेश से। पंचतंत्र से कौन जुड़े हैं? विष्णु शर्मा जुड़े हैं। इन्होंने ही पंचतंत्र लिखा, हितोपदेश लिखा, तो इस नाम से ये संग्रहित है। ये कहानी सुनाने के बाद इसमें मेन चीज क्या होती थी, आचार्य शिष्यों से फिर प्रश्न पूछते थे, और ये परंपरा आज भी चल रही है। प्रश्नों के अंतिम प्रश्न होता है, पहले तो पूरा प्रश्न पूछ लिया, क्या समझा क्या नहीं समझा, लास्ट में होता है आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मोरल क्या है, मोरलिटी क्या है इसका।
तो आजकल भी बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, 2 लाइन उसमें लास्ट में कुछ जोड़ा जाता है। ये कहानी विधि रही। अब प्राचीन भारत के उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से, मुख्य शिक्षा के कौन कौन से केंद्र रहे हैं, तो जिसका सबूत मिला हुआ है उन केंद्रों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रामायण और महाभारत काल का तो जिक्र नहीं है यहाँ पर, लेकिन देख लेते हैं फिर भी जितना है जिसके सबूत मिले हैं। तक्षशिला की चर्चा है। तक्षशिला उस समय तत्कालीन गांधार राज्य की राजधानी थी। कहते हैं कि इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। कई पुस्तकों में ये जिक्र है कि 700 ईसा पूर्व से भी पहले इसकी स्थापना हुई थी। 700 ईसा पूर्व में तो यह वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा था। उस समय तो खूब जो है फला फूला था, तो उससे पहले इसकी स्थापना हुई होगी, लेकिन हम 700 ईसा पूर्व मानकर चलते हैं। इसका वर्णन जो है चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण जो उन्होंने किताब लिखी सी यू की, उसमें उन्होंने तक्षशिला का वर्णन किया हुआ है। कहा जाता है गांधार नरेश भारत थे, उन्होंने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला नगर बसाया था, और वहां पर यह तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, शिक्षा का केंद्र। केकई एक नगर था, ये भी शिक्षा का मुख्य केंद्र था। उपनिषद काल में ये रहा है, बहुत पुराने समय की बात है। मध्य भारत के केकई राज्य की ये राजधानी थी। संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। कहा जाता है केकई नरेश जो है, उनका नाम था अश्वपति, वो बहुत बड़े विद्वान थे और वो विद्वानों का आदर करते थे। वो चाहते थे कि उनके राज्य में जगह जगह से विद्वान आकर के रहे और विद्वानों के बीच जो है चर्चा हो, वाद विवाद हो और नए छात्रों को ज्ञान हासिल हो। मिथिला वैदिक काल से पहले से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलन होते रहे हैं। और मिथिला के बारे में हम जानते हैं रामायण काल से भी ये जुड़ा हुआ है जगह। जरा बताएंगे कोई किस तरीके से रामायण काल से जुड़ा हुआ है? ये सीता जी का सीता जी, मिथिला नरेश जनक, बिल्कुल सही। तो मिथिला, हाँ, राजा जनक, बाद तक भी मिथिला जो है केंद्र शिक्षा का रहा है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, तो प्रयाग भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और ये तो हाल फिलहाल तक या कहें कि आज भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। अभी जैसे दिल्ली ज्यादा केंद्र हो गया, तो दिल्ली से पहले इलाहाबाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए छात्र जाते थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। पहले ज्यादातर बच्चे जो यूपीएससी से निकलते थे इलाहाबाद से निकलते थे, वहां रह के पढ़ाई करते थे, कहते थे यूपीएससी का गढ़ कोई है तो इलाहाबाद है। ये तो अभी की बात हुई, लेकिन पुराने समय में, प्राचीन काल में ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है प्रयागराज। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे और छात्र वहां जाकर के पढ़ाई करते थे। भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयागराज में है। हाँ, प्रयागराज। ये तो एक दो नाम हुए, लेकिन चूंकि बहुत मशहूर नाम है भारद्वाज ऋषि का, तो ये यहाँ पर जोड़ना बहुत अच्छा रहा। बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां जो है अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में आते थे और अपनी शंका का समाधान करके फिर अपने प्रदेश को लौट जाते थे। काशी की बात आती है, काशी का मतलब वाराणसी, जिसको बनारस कहते हैं। तो बनारस भी, आज भी बनारस शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। आधुनिक काल में बीएचयू है और पुराने जमाने में वहां ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। अच्छा, इलाहाबाद, इसलिए इलाहाबाद में एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। इलाहाबाद इसलिए भी केंद्र था कि इसका धार्मिक महत्व था कि यहाँ संगम स्थल इसको कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है प्रयागराज। तो काशी जो है वो वाराणसी विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ विद्वानों के भी शास्त्रार्थ होते रहे हैं। शंकराचार्य जी यहाँ आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। ये मशहूर रहा है शिक्षा का केंद्र काशी। कांची पीठ के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको कांचीवरम साड़ी वहां का मशहूर है। आज बस याद दिलाने के लिए, दक्षिण का तीर्थ स्थान है और इसे कहा जाता है दक्षिण का काशी, यानी काजी को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यहाँ की विशेषता रही है कर्मकांड प्रधान शिक्षा यहाँ पर ज्यादा फला फूला, यानी कि मीमांसा दर्शन आप कह सकते हैं कि कांची में मीमांसा दर्शन की ज्यादा महत्ता रही। नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही मशहूर रहा है, बौद्ध काल में था। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था नालंदा। इसकी स्थापना किन्होंने की थी? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इसको बस नोट कर लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने इसका वर्णन किया है। उनके मुताबिक 10,000 छात्र यहाँ पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए हुआ करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र होगा। कई देशों से लोग यहाँ आकर के पढ़ाई करते थे, छात्र यहाँ आकर पढ़ाई करते थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, शीलभद्र आदि मुख्य आचार्य थे यहाँ के। और यहाँ जो पुस्तकालय होता था उसका नाम है रत्न सागर। हालांकि अब तो जो है सिर्फ उसकी स्मृति बची हुई है और वो खंडहर ही बचा हुआ है। तो पुस्तकालय उस समय जो था उसका नाम था रत्न सागर। ऐसा हुएनसांग और इत्सिंग वगैरह ने अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र किया है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस कर दिया, हमला कर दिया और इसको बर्बाद कर दिया। विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय है, उसके भी अवशेष बचे हुए हैं। ये बिहार के भागलपुर में है और पाल वंश के शासकों ने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा भी और शिक्षा के केंद्र रहे हैं। तो मुख्य केंद्र थे, उसको हम लोगों ने देखा। जैसे कि और शिक्षा के केंद्र में रहा हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र जिले में। यहाँ पर अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई होती थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय पाल नरेश गोपाल ने जो है 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही जगदला, नदिया यानी पश्चिम बंगाल में, सालोटगी कर्नाटक में और उज्जैन में भी जो है उच्च शिक्षा के मशहूर केंद्र रहे हैं। उज्जैन तो बहुत ही फेमस रहा। उज्जैन में तो पुराने समय से, ये तो अभी का बता रहे हैं, इससे भी बहुत पहले उज्जैन में केंद्र रहा है शिक्षा का। यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं। मध्यकालीन और आधुनिक वाला हम लोग कल देखेंगे। प्राचीन शिक्षा पद्धति का ये मतलब नहीं है कि उसी में उतना ही है। उसमें आपने देखा नालंदा विश्वविद्यालय तक हम पहुंचे, हम उसके बाद जो है विक्रमशिला तक पहुंचे। ये तो पाल वंश के यानी कि मध्ययुगीन समय की बात रही। और प्राचीन काल में तो ऋषि मुनियों वाली परंपरा जो रही है वो बहुत पुरानी रही है। तो उसको बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी खींच करके यहाँ तक ले आए, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। सिलेबस इतना ज्यादा है।